हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। राधे राधे। तो बच्चों, मेरे पास कई सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर अब नीट का टाइम बहुत करीब आ गया है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो हमने प्रीवियस ईयर भी अपना कर देखी थी, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि हमने वो पूरी अच्छे से नहीं निभाई थी, हमने बिल्कुल जो कहा गया था वही करा था, लेकिन उसके अंदर हमारे को मार्क्स की कोई ज़्यादा खास इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिली। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है जो बिल्कुल निकाल तो दी जाती है, लेकिन इट विल बी लाइक क्लिक बेट ओनली। हम उसे पूरी तरीके से फॉलो कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो सर देखिए, मेरे कुछ टारगेटेड पॉइंट्स हैं, आप प्लीज उन टारगेटेड पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी वीडियो बनाइएगा ताकि एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बन सके। आपने वैसे भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो देख के टाइम पास कर लिया होगा अभी तक तो, और उसमें आपका बहुत सारा टाइम जाया भी चला गया होगा। तो ये 20-25 मिनट की एक स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है बच्चों अनमोल कुमार, मैं जेई फिजिक्स और नीट का एजुकेटर हूँ। तो इस स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर मैंने ये चीज ध्यान में रखी है कि कौन सा बच्चा कितने मार्क्स की रेंज के अंदर फॉल कर रहा है। जो बच्चा 0 से लेकर 100 तक की मार्क्स रेंज में फॉल कर रहा है, उसकी नेसेसिटी नहीं है कि वो एकदम वही स्ट्रेटेजी फॉलो करे जो 140 फॉलो कर रहा है, ठीक है, या 140 बियॉन्ड वाला बच्चा फॉलो कर रहा है। जो बच्चा 100 से लेकर 140 तक गिर रहा है, उस बच्चे की नेसेसिटी नहीं है कि वो 140 प्लस या 170 प्लस वाले की कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करे या 100 वाले की स्ट्रेटेजी फॉलो करे। क्यों? क्योंकि वो बेचारा बच्चा मध्य में फंस गया है। थोड़ा सा डगमगाया तो 100 से नीचे हो जाएगा, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करेगा तो 140 से ऊपर हो जाएगा, उसकी रैंक आ जाएगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। फिर वो बच्चे आ जाते हैं जिनका 140 से अच्छे नंबर आ ही रहे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि यार मैं और थोड़े से नंबर बढ़ा दूं ताकि मेरी रैंक थोड़ी सी और बढ़ जाए और जो मेरे को एक अच्छा बहुत ही प्यारा कॉलेज देखने को मिल सके या उसमें एडमिशन मिल सके मेरे को। तो यहाँ पर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए भी है जो कि बिल्कुल यार इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथ्स इसकी ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं रखते, जो अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं नीट की। और उन बच्चों के लिए भी है जो अभी बीच में फंसे हुए हैं कि सर मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए ताकि मेरे कुछ मार्क्स बढ़ जाए ताकि मैं एलीट बच्चों में फॉल कर सकूं। और ये उन एलीट बच्चों के लिए भी है जो ये अभी देख रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैं सिलेबस को वापस एस्केलेट री एस्केलेट ये सारी चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ। डिमांड यहाँ पर ये भी आई थी बच्चों की कि देखिए सर, अगर ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए जिसके अंदर सिलेबस कंप्लीट हो तो पूरा कंप्लीट हो, ये ना हो कि एक क्वेश्चन भी छूट जाए। क्योंकि आप कहते रहते हो कि भाई अगर नीट का एग्जाम है तो उसके अंदर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आना जरूरी है और आता ही आता है कि नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको स्केड्यूल देने वाला हूँ, मटेरियल भी देने वाला हूँ, आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन सा चैप्टर कब करना है, कितनी देर के लिए करना है। मिनिमल एफर्ट देकर भी आप बहुत अच्छे तरीके से कितने टाइम स्पैन के अंदर, कम से कम टाइम स्पैन के अंदर पूरा का पूरा नीट सिलेबस अच्छे से एफिशिएंटली जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसी से खत्म कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाया करे करते हैं शुरुआत हमारी वीडियो से। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब सबसे पहली चीज, हम यहाँ पर मटेरियल्स क्या फॉलो करने वाले हैं। देखो, एक तो अरिहंत का पीवाईक्यू या पीवाईक्यू आपकी कोई सी भी ब्रांड का हो सकता है, वेदर इट इज पीडब्ल्यू, वेदर इट इज एनी गुड ब्रांड, दिशा वगैरह, जिसका भी आप फॉलो अप करना चाहे, ऑल आर सेम। अगर आपके पास एलन का है, आपके पास आकाश का है, नारायणा का है, श्री चैतन्य का है, दैट विल बी ऑल्सो फाइन। कोई सा भी पीवाईक्यू ब्रांड आपके पास हो सकता है। अगर आपको कोचिंग से मिल रहा है, दैट विल बी ऑल्सो फाइन। कोचिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। मेरे पास सर कोचिंग मटेरियल नहीं है, मैं कोचिंग मटेरियल कहाँ से लूँ? पहली बात तो ये है, आजकल डाउनलोडेबल है हर कुछ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को टेलीग्राम पर बहुत कुछ मिल ही जाता है। फिर भी अगर कुछ नहीं मिल पा रहा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है, वो रहती है डीसी पांडे फॉर द नीट। ठीक है, उसके अंदर आपको सारे के टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एक अच्छी लेवल के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं और बिल्कुल बेसिक से भी आपको इलस्ट्रेशंस देखने को मिल जाती है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। देन लास्ट ईयर जेई पीवाईक्यूज, ठीक है, 5 साल के, ये आप किसी भी एक ब्रांड को चूज कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे पीडब्ल्यू की खुद की किताब निकली पड़ी है जिसमें वो 5-6 साल के पीवाईक्यू डालकर रखते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये आपके टोटली आपके ऊपर है कि आप किसे फॉलो कर रहे हैं, अरिहंत को ले रहे हैं, आप दिशा को ले रहे हैं, दैट इज टोटली योर। ब्रांड्स डजेंट मैटर, द क्वेश्चन जो होता है ना वो मैटर करता है हमारे लिए। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक फॉर्मूला बुकलेट और हैंडबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कोचिंग की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलन और आकाश के बारे में तो जानता ही जानता हूँ, तो उन लोगों ने निकाल रखी है, इवन पीडब्ल्यू की भी निकली हुई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो पूरी ब्रूट होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर जोन जौन सी ब्रांड में मैं काम कर चुका हूँ उन सबके नाम लूंगा और साथ ही साथ बता भी दूंगा कि उनके अंदर कहाँ से कौन सा मटेरियल आप रीप आउट कर सकते हैं। अगर आप उस ब्रांड में हैं तो आप वहां से वो वाला मटेरियल आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फार्मूला बुकलेट और हैंडबुक की,
तो आकाश के अंदर आपके पास क्रैश कोर्स मटेरियल होता है, एक छोटा सा 2 किताबों का पैकेज 1 पैकेज 2 करके क्रैश कोर्स मटेरियल होता है, आप वहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं। वरना तो आप आकाश की जो आरएम की किताब है वो फॉलो कर सकते हैं, वो बनी ही इसलिए है कि भैया आपको सीधा सीधा डायरेक्टली फार्मूला देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। एलएन में है तो एलएन में भी आपके पास फॉर्मूला बुकलेट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यू के अंदर आपके पास मेडी जी ऐसे करके बहुत सारी किताबें निकली हुई हैं, आप उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं। अरिहंत की अपनी डेडिकेटेड हैंड बुक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अरिहंत जेई मेंस की 40 डेज की एक किताब निकलती है, ठीक है, जो आप खरीद सकते हैं। अब मैं जेई मेंस के ऊपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूला मिलेंगे आपको, जो अपना रेलेवेंट सिलेबस है उसके हिसाब से फॉर्मूला आपको देख लेने हैं, थ्योरी भी आपको उसके अंदर कंप्लीट मिलेगी। तो ये मेरी खुद रिकमेंडेशंस है कुछ किताबों की जो कि आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। अब मेन चीज़ आ जाती है, तुम पूछते हो कि सर क्या वीडियो लेक्चर फॉलो करने चाहिए, चाहे किसी भी फैकल्टी के हो, उससे मैटर नहीं करता। देखो वीडियो लेक्चर अपने आप में एक टूल है जिसे तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ तब करना जब तुम्हें आता हो। 6 घंटे का वीडियो लेक्चर ले लिया, 2 घंटे का, 4 घंटे का वीडियो लेक्चर ले लिया, दैट विल मेक नॉट एनी सेंस। 4 घंटे तुम्हारे बर्बाद हो गए। अब मान लो मैं एसएचएम पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे फेज़र बनाना नहीं आता है या फेज़र कैसे होता है, तब जाकर मैं पर्टिकुलरली अपने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को देखूँगा और वो भी इसी पर्टिकुलर पार्ट को देखूँगा मैं, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ वेल एक्सप्लेन्ड है, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करा रखे हैं एंड देन फिर मैं आगे मूव फॉरवर्ड कर जाऊँगा। जिस टॉपिक के अंदर मुझे ज़रूरत ही नहीं है वीडियो लेक्चर लेने की, उस टॉपिक को मैं क्यों लेता रहूँ? मुझे पता है कूलम्स लॉ मुझे आता है, तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ गॉस लॉ नहीं आता, तो सिर्फ मैं गॉस लॉ का वीडियो लेक्चर देखूंगा, उसके क्वेश्चन देखूंगा जो फैकल्टी ने करवा रखे हैं एंड देन फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। स्मार्टली मैं प्ले करूंगा, गधा मजबूरी नहीं करने वाला। अब एक हम क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगे, क्वेश्चन बैंक किसी भी एक कंपनी का हो सकता है, ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन बैंक एक मिक्स क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जिसमें सिर्फ यही ना हो कि कंपनी ने आपको खुश करने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बनाकर दे दिया जो भैया सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन से भरा है। बच्चा अभी तो कॉन्फिडेंस ले लेता है कि मुझे तो कॉन्फिडेंस आ गया है नीट के क्वेश्चन का, लेकिन एक्चुअल नीट के अंदर कुछ भी नहीं कर पाता वो, ये सिंपल सी बात है। तो ऐसी किसी भी कंपनी से आप बचिए, अच्छी रिलायबल कंपनीज के ऊपर आप रहिए जो पुराने टाइम से काम करती हुई आ रही हैं। ये बात क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, मटेरियल्स की हम बात कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स रेंज की आपके कितने मार्क्स फॉल कर रहे थे उसके हिसाब से। अगर आपके मार्क्स 100 से कम है या 100 से 110 के बीच भी आ रहे हैं, मतलब 110 से ऊपर नहीं है, आप 110 से पीछे वाली खेप हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो मॉड्यूल है एनसीईआरटी और क्लास नोट्स जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उसके क्लास के नोट्स की इलस्ट्रेशंस वो आपको करनी है। पहला काम आपको क्या करना है, सारी की सारी इलस्ट्रेशंस निपटानी है जो सर ने करवा दी या मैडम ने करवा दी अपनी क्लास के अंदर, जो आपके मॉड्यूल के अंदर लिखी हुई है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, सारे एग्जांपल्स और सारी इलस्ट्रेशन। फिर इसके बाद आपको मॉड्यूल के बैक साइड सेक्शन में जाना है। अगर आप आकाश के स्टूडेंट्स हो तो ट्राई और सेल्फ एक बार आपको ट्राई करने हैं, बीच की एक्सरसाइजेस आपको ट्राई करनी है एंड देन फिर ओनली देन आप सेक्शन ए बी सी और डी पर ट्राई आउट मार सकते हैं। सेक्शन ए बी सी और डी आरएम वाले स्टूडेंट्स के लिए है और सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके या कह लो लेवल 1 और लेवल 2 आपके 2 ईयर प्रोग्राम के लिए है, अगर कोई दे रहा है तो, और उसके पास वो वाला मटेरियल है। एलन के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको अपना क्या करना है, बिगिनर बॉक्स पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी कंसेप्चुअल एक्सरसाइज 1 2 और सारी एक्सरसाइजेस को निपटाना पड़ेगा। इसको करने के बाद आप फिर आ जाओगे पीवाईक्यू के ऊपर, देन ओनली यू कैन डू द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को ऐसे ही नहीं करना कि भैया बैठ गए हम पीवाईक्यू करने लग गए है ना टाइम पास के लिए, नहीं, एज अ टेस्ट दीजिए। मान लो मैंने क्या करा, कूलम्स लॉ पढ़ लिया, अब कूलम्स लॉ मैंने दोनों तरफ से कंप्लीट कर लिया, मैंने मॉड्यूल से भी कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी से भी कंप्लीट कर लिया, इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस इटसेल्फ। अगर तुम्हें एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने आते, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बायजू वगैरह बहुत सारी है जो कि आप लोगों को परफेक्ट सोल्यूशंस दे देंगी, जो कि रिलायबल सॉल्यूशंस होते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वहां से आप देखकर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पीवाईक्यू को जैसे मैंने बताया, कूलम लॉ अगर आपने यहाँ दोनों से कंप्लीट कर लिया है तो पीवाईक्यू को एज अ टेस्ट आप लोग देंगे। 5-10 क्वेश्चन होंगे, उसे टेस्ट की तरह लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या मेरा कूलम लॉ स्ट्रेंथन अप हो गया। मैंने 10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करे हैं तो उसमें से मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, मेरी एक्यूरेसी क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें आप अकाउंट में करते हुए चलेंगे।
दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे वह बच्चे जो 110 से 130 के बीच में फ़ॉल कर रहे हैं। अब ये बच्चा क्या होता है, ये बीच में फँसा हुआ बच्चा है, निकल गया तो अच्छा बन जाएगा, बेकार गया तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल 100 से नीचे आ जाएगा। बच्चों देखो आप लोग क्या है, आप लोग बढ़ नहीं पा रहे हो, आप 110 से 130 के बीच में फँसे हुए हो, है ना? आपका मॉड्यूल भी माइट भी कंप्लीट हो सकता है, आपका पीवाईक्यू माइट भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो जो ऑफलाइन में स्टूडेंट आते हैं वो यही क्वेरी होती है, मैंने मॉड्यूल भी लगा लिया है, मैंने पीवाईक्यू भी लगा लिया है, अब और मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ? देखो सिंपल सी बात है, आपको मॉड्यूल का हार्ड सेक्शन करना है, ठीक है? जो भी आपका मॉड्यूल होगा उसमें एक हार्ड सेक्शन होता है जो कि आपको एक बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपकी मेंटल डेवलपमेंट स्टैग्नेट कर चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और साथ ही साथ आपके अंदर ये भी डर है कि भैया मैं नया क्वेश्चन ट्राई करूंगा तब क्या होगा, क्या वो मुझसे होगा या फिर नहीं होगा, उस डर को भी यहाँ पर से हमें निकालना पड़ेगा। तो आप कोई भी एक कंपनी का नया क्वेश्चन बैंक चूज कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू क्वेश्चन बैंक, जिसे आप करना स्टार्ट करोगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं भी नए क्वेश्चनों को ट्राई आउट क्या है, कर सकता हूँ। अब अगर बिल्कुल ही बेसिक्स कमजोर है तुम्हारे इस स्टेज पर भी, फिर भी आप इतने नंबर ला रहे हो, तो आपको फिर से एक बार क्या है, जिनके लेस देन 100 मार्क्स है उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी फॉलो करनी पड़ेगी। आपको अपना जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व कभी नहीं करना है, उसे टेस्ट की तरह ही देते हुए चलना है। टेस्ट के लिए आप किसी पेरेंट या टीचर की मदद ले सकते हैं, अदरवाइज गूगल पर जाइए, लिखिए रैंडम नंबर जनरेटर, रैंडमली आप नंबर पिक आउट कर लीजिए वहां पर से। मान लो तुम्हारे पास 25 क्वेश्चनों का तुम्हें टेस्ट बनाना है और पीवाईक्यू के अंदर 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो रैंडम नंबर जनरेटर से 25 क्वेश्चन जनरेट कर लो, और जो जो वो क्वेश्चन जनरेट करेगा उसके हिसाब से पीवाईक्यू की किताब में से अपना टेस्ट दे दो, और देख लो तुम्हारी एक्यूरेसी क्या चल रही है उस पर्टिकुलर चैप्टर में या उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर तुम्हारे को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज ये आ जाती है, तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना भी है और पीछे का पकड़ कर भी चलना है, मेमोरी रिकैप्चुलेट करते हुए चलनी है। वह बच्चे जिनके 100 मार्क्स से कम है, बेटा तुम्हें हर एक क्वेश्चन, देखो ये बात बिल्कुल मैं मानता नहीं हूँ कि फिजिक्स जो है वो रट्टे से सॉल्व नहीं होती। यार कुछ पार्ट तो तुम्हें अपने दिमाग के अंदर रखना ही पड़ेगा। हम डेरिवेशन क्यों करते हैं, हम फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, है ना? उनको भी तो हम रटते हैं। अब कोई फॉर्मूला और कोई डेरिवेशन ऐसा थोड़ी ना है कि वो पहले से ही मिला हुआ था हमारे को, हमें वो पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, देन उन्हें समझ समझ के क्वेश्चनों में लगाना पड़ता है। आपको मैं पीवाईक्यू मॉड्यूल और एनसीईआरटी इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो भी ये क्वेश्चनों को करेंगे उनको अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल ऐसे बैठा लेना है जैसे पत्थर के ऊपर आपकी लकीर, वो घिसनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चन आएगा नीट के अंदर। अगर तुम्हें ध्यान है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन करा है, उसमें ये वे ऑफ सॉल्विंग लगा हुआ था, तो नीट के अंदर भी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाओगे। और यही बात 110 से 130 वाले के लिए भी जाती है। तुम्हारी रिकैप्चुलेशन पावर, रिकॉलिंग पावर ये बहुत ही कमजोर है भाई, इसलिए तुम जो आगे का बार है उसे ट्रैकल नहीं कर पा रहे, और दूसरी बात है इसी वजह से नई चीजें सोच नहीं पा रहे हो तुम। एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही करो जैसे किसी टीचर को याद रहते हैं। जब वो टीचर आकर बोलता है ना, लिखो बेटा ये वाला क्वेश्चन लिखो, इसको करने का तरीका देखो, तो यार वो वही क्वेश्चन करवा रहा है जिससे तुम्हारे एक क्वेश्चन कराने से 100 क्वेश्चन हो जाए। 100 क्वेश्चन कराने से अगर एक क्वेश्चन हो रहा है तो वो एक अच्छा वे नहीं है पढ़ने का। अगली बात आ जाती है 140 वालों पर। 140 वाले क्या है कि बहुत ही अच्छी उनका सब कुछ मटेरियल वगैरह सब लग चुका होता है, वो एक सैचुरेटेड स्टेट पर है। अब वो कह रहे हैं अब हम हमसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? हम 140 160 ला पा रहे हैं, लेकिन वही बात है अब मुझे रैंक के लिए खेलना है ना, तो रैंक के लिए तो थोड़े से और मार्क्स मुझे इंक्रीज करने पड़ेंगे। बेटा आपको हर चीज ही टेस्ट की तरह देनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आप ही लोगों के लिए लिख रखा है जेई मेंस। तुम दोनों जो 130 से कम है, कोई भी जेई मेंस का कुछ नहीं करने वाले, ये पहली बात है, ठीक है? ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही टॉप क्रीम है, जिन्हें बिल्कुल एक तरीके से अपने स्किल के अंदर बिल्कुल पॉलिश, मतलब एक तरीके से अच्छी अच्छी एक पकड़ बन चुकी है, गैस बन चुकी है कंसेप्ट के ऊपर, अब वो पॉलिशिंग चाहते हैं। तो बेटा आप लोग को जेई मेंस टॉपिक वाइज करने हैं, रेलिवेंट पीवाईक्यूज, ठीक है? अगर मैंने आपको बताया है कि भैया पीडब्ल्यू की किताब है, तो पीडब्ल्यू की किताब है, वहां पर उसने 5 साल के अपने क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक वाइज उन्हें सेग्रीगेट कर रखा है, आप चाहो तो वहां पर से फॉलो कर सकते हो, ठीक है? अब एनसीईआरटी आप करोगे ही करोगे, अगर आपने नहीं करी, ये याद दिलवा रहा हूँ, वैसे मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने कर ली होगी, लेकिन फिर भी याद दिलवा रहा हूँ। एग्जाम्पलर भाई ये आपको करने ही करने हैं, इसमें ये भेदभाव नहीं करना है कि यार एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये तो सिर्फ जेई एडवांस में पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन को तोड़कर ये लोग आपको एक नया क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्चुअल आपकी सोच बढ़े, आप भी आउट ऑफ द बॉक्स और ज्यादा सोच पाओ, आपको ये एग्जाम्पलर करना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है 140 प्लस वाले बच्चे को ये सोच कर रखना है कि मेरा पेपर नीट का नहीं हो रहा, मेरा पेपर जेई मेंस का हो रहा है। अगर मुझे कल सर जेई मेंस के पेपर में बैठा देंगे तो उसके अंदर भी मैं पूरे मार्क्स ही लेकर आऊंगा, और ये बात फैक्ट है।
मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें जेईई मेंस के अंदर हमने बैठा दिया था, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स लेकर आ गए, मैथ्स के अंदर उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं करा पेपर, और तब भी बहुत अच्छी रैंक आ रही है। ठीक है, अब आपको अपने पेरेंट्स की यूज़ करना है, दोस्त का यूज़ करना है, बड़ा भाई है उसका यूज़ करना है, कोई भी नहीं है तो खुद का यूज़ करना है। आपको अपने सेल्फ टेस्ट बनाने पड़ेंगे। अगेन किससे बनाने पड़ेंगे? गूगल से। गूगल से आप क्या करोगे? रैंडम नंबर जनरेटर लोगे। मान लो कोचिंग मटेरियल है आपका, है ना, मैंने आकाश का आरएम का मटेरियल उठा लिया, वहां पर मुझे पता है सेक्शन सी के अंदर आरएम के अंदर पीवाईक्यूज दे रखे होते हैं, सेक्शन डी एक थोड़ा सा हार्ड सेक्शन हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा? सेक्शन डी को लूंगा और सेक्शन ए और बी को लूंगा, पीवाईक्यूज को अभी नहीं लूंगा क्योंकि पीवाईक्यूज मुझे अलग से डील आउट करने हैं। तो मैं ए, बी और डी इन तीनों के रैंडम नंबर, मतलब अगर मान लो इसके अंदर 140 क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्या करूंगा कि भैया रैंडम नंबर जनरेटर से कुछ रैंडम नंबर बना लूंगा, चाहे वो 10 क्वेश्चनों के लिए मैं बनाऊं या 50 क्वेश्चनों के लिए बनाऊं। तो रैंडम नंबर जो होंगे मैं उन्हें अपने मॉड्यूल में टिक कर लूंगा, एज अ टेस्ट दूंगा और फिर देखूंगा मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है मॉड्यूल के मटीरियल में से ही। ठीक है, अगर नहीं आ पा रही है तो एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें मॉड्यूल का मटेरियल भी ढंग से रिवाइज्ड नहीं है। तुम्हारी एक्यूरेसी 100% ही होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं पेज नंबर 49 पे बता क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा, तो तुम सीधा बोल दो सर आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तुम्हारी एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए। बात आप समझ रहे हो? गो थ्रू होने चाहिए। अब आपके पास लेवल 3 के मॉड्यूल भी आपको अपनी कोचिंग से मिल चुके होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डीसी पांडे लगा सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी बुक है। और एक ऐसा क्वेश्चन बैंक चूज करना जो कि हार्ड हो, ऐसा ना हो जो तुम्हें खुश रखने की कोशिश करे। ये बात क्लियर है? मिस्टेक नोटबुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो तुम नहीं बनाते ये यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ मटेरियल के अंदर, मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक, जिसकी मिस्टेक नोटबुक नहीं बनी हुई, अगर वो 140 वाला भी है तो वो कभी 170 को टैकल नहीं कर पाएगा। अगर कोई 100 वाला भी है या 130 वाला भी है, वो भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाएगा। मिस्टेक नोटबुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो दिन होते हैं, लास्ट का जो एक महीना होता है हमारे नीट के अंदर, वो मिस्टेक नोटबुक ही हमारे जो मार्क्स है उन्हें बढ़ा देती है। 30-40 मार्क्स तो यही आराम से बढ़ा देगी कि तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आए थे आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, आधा महीना पहले, 15 दिन पहले, समझ गए, वो ये मिस्टेक नोटबुक तुम्हें रिकैप्चुलेट करवा देगी। मिस्टेक से अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर स्केड्यूलिंग पर कि भैया आपको स्केड्यूल कैसे करना है। ये सबके लिए है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप 2 घंटे से ज्यादा फिजिक्स को देते ही नहीं हो पूरे दिन के अंदर। 2 घंटे से ज्यादा दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर 2 घंटे ही दे पा रहे हो, या 2 घंटे मिनिमम टाइम है जो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं मान लो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पकड़ कर बैठ गया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर पकड़ लूँ और उसी को पढूं। ठीक है, अब वो बड़ा भी हो सकता है, वो चैप्टर छोटा भी हो सकता है। मुझे 2 घंटे डेडिकेट करने, 1 घंटा मुझे फॉर्मूला बुकलेट या हैंडबुक से रट्टा मारना है। ठीक है, आकाश का आरएम का मटेरियल है तो बस किताब को खोलो, पूरे के पूरे चैप्टर को बस ऐसे ही रीड मार लो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रीड मारना है, फॉर्मूला रटना है। अब 1 घंटे के अंदर लिख लिख कर हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट को देखना होगा आपको। न्यूमेरिकल कुछ नहीं करने हैं उसके अंदर। फिर आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लो और उस ब्लैंक पेपर के अंदर आधे घंटे के अंदर जितने फॉर्मूला तुमने पढ़े हैं उन सबको लाइन वाइज लिख दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ध्यान दोगे, मान लो मेरे पास एलन का मटेरियल है, उसके आगे इंडेक्स लिखा होता है ना, है ना, तो उस इंडेक्स को आप एक ब्लैंक पेपर पर लिख कर रख लेना। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे इस ब्लैंक पेपर के ऊपर, तो इंडेक्स के हिसाब से, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आया, पहला इंडेक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आपने क्या क्या डिस्कस करा था सब कुछ आप लिखोगे। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आंसर आ रहा है, स्पेयर की वजह से क्या आंसर आ रहा है, थिन शीट, थिक शीट, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये सब का टेस्ट आप दोगे ताकि आपको फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग के अंदर क्या है, बैठ जाए। ये बात क्लियर है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आधा घंटा बचेगा उसके अंदर 30 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाना है। अब तुम कहोगे सर यार ये तो मेरे लिए बहुत टायरिंग हो जाएगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, उससे ज्यादा कोई ब्रेक नहीं मानता मैं। तो ये आधे घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन तुम लगाओगे, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ 1 घंटे के अंदर 40 से 50 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं। बैठकर बस ये मत देखते रहना कि भैया ये क्वेश्चन तो अच्छा, चलो 5 मिनट में मैं सॉल्व करूंगा। नीट के लेवल पर सॉल्व करना है। कहने का मतलब है क्वेश्चन आया या नहीं आया मैं आगे स्विच कर जाऊंगा, आया या नहीं आया आगे स्विच कर जाऊंगा, आया या नहीं आया आगे स्विच कर जाऊंगा। मॉड्यूल के अंदर कम से कम 100-100, 200-200 क्वेश्चन गिवन होते हैं हमारे को। जितने क्वेश्चन हो सके हमें उतने क्वेश्चन टैकल करने हैं। हमारा मेन एम ये है कि अगर मैं 2 घंटे एक दिन में दे रहा हूं तो 1 घंटे के अंदर 40 से 50। अब ये तो पहला दिन है हमारा जिस दिन हम पढ़ रहे हैं, मान लो ये मंडे हो गया। फिर आ जाता हूँ मैं डे 2 पर, वेडनेसडे। अब मैं पिछले दिन सब कुछ रट्टा मार चुका हूँ, बस 5 मिनट में लूंगा एक बार रिकैप्चुलेट करने के लिए, और उसके बाद मैं अपने 60 से 70 क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूला बुकलेट, हैंडबुक बिल्कुल आगे खुली रहेगी मेरे पास, क्योंकि
अगर मैं कोई फॉर्मूला भूल जाता हूँ तो मैं उसे याद करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, सीधा पेज पलटूंगा, वहां देखूंगा यही फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करूंगा एंड देन अपना सॉल्यूशन निकालूंगा। तो ये 60 से 70 क्वेश्चन हो जाने चाहिए आधे घंटे के अंदर। देखो ये पहले 1.5 घंटे में ये काम होना चाहिए, पहले 1.5 घंटे में आप ये 60 से 70 क्वेश्चन करोगे। फिर उसके बाद जो आधा घंटा होगा उसके अंदर आप करोगे चेकिंग कि आपके 60 से 70 जो क्वेश्चन आपने करे हैं एज अ टेस्ट जो आपने करे हैं उसमें से कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है, कितने क्वेश्चनों में मिस्टेक हुई है। जिन क्वेश्चनों में मिस्टेक हुई है उन्हें आप एक फॉर्मूल वो मिस्टेक नोटबुक के अंदर लिख दोगे, जैसा आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। लिखने पड़ेंगे, वरना तो अपने मॉड्यूल के अंदर वहां पर हल्का हल्का बस स्टार मार्क कर देना, मगर अगर लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर है। खुद नहीं लिख सकते तो किसी और से लिखवा लो, अगर लिख सकते हो तो एक बात अच्छी है, मगर मैं यही कहूंगा लिखो, खुद लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, सोल्यूशन इसका कैसे होना था। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन ये करा जा सकता है, ये बात क्लियर है। अब ट्यूसडे, मान लो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मैं 3 दिन एक चैप्टर को दे रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ट्यूसडे 60 से 70 क्वेश्चन 1.5 घंटे के अंदर, एंड सेम कॉपी पेस्टेड चीज मुझे करनी है, आधे घंटे की चेकिंग और आधे घंटे मिस्टेक नोटबुक। तो यहाँ पर आप एक चैप्टर के अंदर आप अगर देखोगे 170 क्वेश्चन कर पा रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ, मोर देन एनफ 170 क्वेश्चन। ये बात क्लियर है, आपको यही हर बार रिपीट करना है। अब यहाँ पर एस्टिमेशन देखो मेरा क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 3 दिन में मेरा एक चैप्टर हो रहा है, मेरे पास कम से कम 28 चैप्टर है, 28 फिजिक्स के चैप्टर हैं, तो कम से कम 84 दिन मुझे लग जाएंगे इस काम को करते करते। अगर मैं रेगुलरली कंसिस्टेंट होकर ये काम कर रहा हूँ और इनकंसिस्टेंट होकर ये भी काम कर रहा हूँ तो कम से कम 5-10 दिन का गैप मुझे देखने को मिल जाएगा, तो मैं यहाँ 90 दिन मान सकता हूँ। तो 90 दिन का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा सब कुछ 3 महीने में रैप अप हो जाएगा। अब ये तब है जब मैं एक दिन में 2 घंटे दे पा रहा हूँ, अगर मैं वहीं पर एक दिन में 3 घंटे या फिर 4 घंटे दूंगा तो आप ये समझ लो ये जो दूसरा दिन है वो इसमें बॉयल अप हो जाएगा। ठीक है, दूसरे दिन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, शायद आप 2 दिन में ये काम कर लोगे, तो आपका वहीं पर जहां 3 महीने लग रहे हैं वो शायद 2.5 महीने में या 2 महीने में भी काम हो सकता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये टोटल बात कर रहा हूँ आपके सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की एट द वेरी हाईएस्ट लेवल पॉसिबल जो हो सकता है। क्लियर। तो अगर मैं मानकर चलूं कि भैया मैंने तो दिसंबर से शुरू करा, मैं नवंबर के अभी कुछ दिन खेल रहा हूँ, बिल्कुल खेल रहा हूँ, तो दिसंबर जनवरी और फरवरी यहाँ ये 3 महीनों के अंदर मैं सब कुछ रैप अप कर दूंगा, मार्च और अप्रैल के अंदर दबा के टेस्ट सीरीज निकालूंगा किसी की भी। ठीक है, अब वो मेरे को फिजिकल टेस्ट मिल जाएंगे तो मैं मॉक टेस्ट आराम से दे सकता हूँ। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो ओपन मॉक टेस्ट रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आकाश के अंदर ओपन मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो तुम जाके वहां पर अपना मॉक टेस्ट देते रहना। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, मैंने तो जहां पर काम करा है मैं तो बस वहीं का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो, मगर टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा ही देने पड़ेंगे। अब आ जाता हूं मैं तीसरे पार्ट पे, ब्लॉक के पार्ट पे। कैसे पढ़ना है आपको यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स कुछ नहीं आता, मैं ये मानकर चल रहा हूँ तुम एक कोरा कागज हो, तुम जो थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हो, मतलब थोड़ी बहुत तुम्हें नॉलेज है, सीबीएसई की नॉलेज है, लेकिन नीट की कोई नॉलेज नहीं है, कंपटीटिव एग्जाम की कोई नॉलेज नहीं है। बेटा आप पहले ये चैप्टर करोगे, ये ब्लॉक नंबर 1 है, कोई भी ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अगर कस्टमाइजेबल होगा तो मैं बता दूंगा कस्टमाइजेबल कैसे है। अभी के लिए आपको ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3 करना है। यहाँ पर ये तीनों ब्लॉक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। आप शुरुआत करोगे बेटा इन वाले चैप्टरों से, ये चैप्टर आसान है, इसमें कंसेप्चुअल भी है थोड़ा सा, तो आप रीड करोगे, आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। ये आसान आसान से चैप्टर है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला बुकलेट के अंदर क्वेश्चन वो सॉरी फॉर्मूला बुकलेट के अंदर जो आपको फार्मूला दे रखे होंगे उसी के बेसिस पर क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो एक एटम N1 से N2 ट्रांजिट कर रहा है, तो इस ट्रांजिशन के लिए उसको किस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की जरूरत पड़ेगी वो आप कर सकते हो, बहुत ही इजी से ये काम हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो बेटा फिर एसएल अरोड़ा देखने की कोशिश करना, वो बिल्कुल आपको बेसिक से बताएगी, सीबीएसई के बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी आपको करवा देगी। ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता यार, कभी नहीं पढ़ा है ये चैप्टर, तो एसएल अरोड़ा से कम फॉर्मूले देख लेना, और जो वो एग्जाम्पल देते हैं सर उनकी इलस्ट्रेशंस आप एक बार लगा लेना, फिर आप अपने कोचिंग मॉड्यूल के ऊपर, पीवाईक्यू के ऊपर, इन सब के ऊपर जाना। अगर आपको लिटरली प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो लेक्चर पर जाओगे तो वो अपनी मर्जी है तुम्हारी, टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। 8-8 घंटे के वीडियो लेक्चर है, लोग व्यू के लिए, देखो लोग तो मतलब जो टीचर है, जो जेन्युइन टीचर है, वो तो इसलिए भी बनाते हैं कि किसी बच्चे की मदद हो जाएगी, लेकिन एक मेन चीज रहती है, जो चॉइस ऑफ क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही आसान रहता है। तुम्हें नहीं लगता यार ऐसा, मतलब इतना आसान क्वेश्चन जिसमें मुझे 2 into 2 करना है, क्या सही में ये क्वेश्चन ही आएगा? नहीं, कभी नहीं आने वाला। तो उसे करने का फायदा क्या है? तभी मैं कहता हूँ सेल्फ स्टडी एक सबसे बेस्ट चीज है जो आप
फॉलो अप कर सकते हो। आप वीडियो लेक्चर पर उस पर्टिकुलर पार्ट पर सिर्फ तभी जाना अगर आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो पूरा वीडियो लेक्चर लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अपने आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ये सब रट्टे मारने वाले चैप्टर है। फॉर्मूला रटा होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो आपकी हैंडबुक या फॉर्मूला बुकलेट काफ़ी रहेगी इन चैप्टर को कराने के लिए। ये ब्लॉक नंबर 1 हो गया। ब्लॉक नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ पर ये जो वेव ऑप्टिक्स होता है उसमें कोई एसएचएम वैसएचएम कुछ नहीं लगना, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगनी, कोई कुछ नहीं लगना। बेसिक जो फॉर्मूले आपके लिख रखे होंगे, वाईडीएसई के फॉर्मूले आपको लिख कर दे रखे हैं, सुपर इम्पोजिशन के फॉर्मूले जो आपको लिख कर रख रखे हैं, बस उन्हीं फॉर्मूलों से ही अपना काम हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमारे को पढ़ना नहीं है, इसलिए डरना भी नहीं होता इसके अंदर। रे ऑप्टिक्स अगेन फॉर्मूला बेस है कि भैया आपको लेंस दिया जाएगा, आपको मिरर दे दिया जाएगा, लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपको इलस्ट्रेशंस में देखने को मिल जाएंगे किसी भी किताब के। उतने ही टाइप के क्वेश्चन आपसे मॉड्यूल में पूछे जाएंगे। दम लगाकर भैया ये और ये तो दोनों खत्म कर देना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो एक ऐसा दर्द है जो मैं बयान नहीं कर सकता। फॉर्मूला रटा हुआ होगा तो तुम कर लोगे, नहीं रटा हुआ होगा तो नहीं कर पाओगे। हमारे पास दो ही मेन चीज आ जाती है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। इन्हीं तीनों से सीबीएसई में भी क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं तीनों से क्वेश्चन जो प्रोबेबल है तुम्हारे नीट एग्जाम में भी आ सकता है। आ सकता है, आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन है देने के लिए। ऐसे बेफालतू के क्वेश्चन में वो टाइम वेस्ट नहीं करते, मतलब इस वाले और इस वाले पार्ट से वो ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है। एक भी चीज ऐसी नहीं पढ़नी है उसके अंदर कि भैया मुझे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़े। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दोनों एक ही चैप्टर है। टीडी पढ़ लिया तो केटीजी अपने आप आ जाता है, बस तुम्हें वेलोसिटीज वगैरह का देखना पड़ेगा, आरएमएस वेलोसिटी कितनी है, अच्छा मीन पाथ लेंथ हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है, दैट्स इट। तो यहाँ पर तुम्हारी अपनी मर्जी है इस केस के अंदर कि तुम किस ब्लॉक से पहले अपनी शुरुआत करना चाहोगे। तो रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी, ये आसान रहता है, लेकिन अगर तुम इसे डील आउट करना चाहते हो तुम इसे डील आउट कर लो, इसे डील आउट करना चाहते हो इसे डील आउट कर सकते हो। इसमें मुझे कोई भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे नहीं सर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो मुझे बेसिक ये भी पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन, वरना हम स्लोप व्लोप कैसे निकाल पाएंगे। कोई जरूरत नहीं है भाई, जितने फॉर्मूले दे रखे हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना है। कार्नोट इंजन की अगर एफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 - T2/T1 ही उसका फॉर्मूला रहता है। उससे ज्यादा कोई और अगर एक फॉर्मूला दे रखा होगा तो वर्क डन अपॉन में हीट प्रोवाइडेड का रहता है। अब उसमें कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करनी है, ये बात सोचनी भी नहीं है। हाँ इसमें मैं मान सकता हूँ जो मैपिंग के केसेस होते हैं कि भैया पीवी कर्व से पीटी कर्व आपको बनाना है, उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप इलस्ट्रेशंस को देखोगे। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो वीडियो लेक्चर देख लेना, अगर तब भी वो सॉल्व ना हो तो फिर आप उसको थोड़ा सा रख देना कि भैया बेसिक मैथ सीखने के बाद देन मैं उस प्रॉब्लम पर जाऊंगा। बस एक ही क्वेश्चन है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है पूरा चैप्टर जेपरडाइज कर दोगे तुम। दूसरा ब्लॉक हमारे पास ये वाला आ जाता है जिसमें सॉलिड्स है, फ्लूइड है, ऑसिलेशन, वेव और यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगेन इसके अंदर सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत है, ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ अब तुम कहोगे सर एक बात बताओ, जैसे ऑसिलेशन और वेव हो गया उसके अंदर मुझे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की तो जरूरत पड़ेगी। हाँ थोड़ी बहुत पढ़ सकती है, तो यहाँ पर आप बेसिक ट्रिक पढ़ लेना कि भैया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अगर फेस चेंज हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा। मगर तुम्हारे लेवल पर सच बात बोलूं तो नीट के लेवल पर इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता, फॉर्मूला बेस पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जैसे ऑसिलेशन की, तो तुम जो क्रैश कोर्स का पैकेज होता है या आरएम का पैकेज होता है आकाश के, तो वहां से तुम ऑसिलेशन से एक बार पढ़ लेना, वो मोर देन एनफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वेव्स में तो यार देखो सारा का सारा फॉर्मूला बेस है कि भैया स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, उसके अंदर वेव बन रही है, बताओ फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिक्स्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये कुछ बताने की जरूरत नहीं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगेन सारे के सारे रट्टे मारने पड़ेंगे। होमोजिनिटी पर थोड़ा सा मुझे फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग उसके अंदर लगता है, ज्यादा दिमाग उसके अंदर लगना नहीं है। मेजरमेंट के अंदर तुम्हें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की बस बेसिक चीजों का ध्यान देना है। तो अगेन ऑल एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड। सॉलिड एक ऐसा चैप्टर है, पूछा गया तो पूछा गया, नहीं पूछा गया तो टाटा बाय बाय। अब आ जाते हैं हम किस पर, ये ब्लॉक नंबर 5 और ब्लॉक नंबर 6। ब्लॉक नंबर 4 तक कस्टमाइजेबल है, तुम अपने हिसाब से ब्लॉक को इधर उधर खिसका सकते हो, अब तुम किसी ब्लॉक को खिसका नहीं सकते। ब्लॉक नंबर 5 से आगे ये मतलब 5 6 ये सारे ब्लॉक एक ही साथ चलेंगे। अब यहाँ से ये पक्की बात है कि फिफ्थ के अंदर सबसे पहले तुम बेसिक मैथ्स का कोर्स कर लेना। मेरी साइट पर भी बेसिक मतलब मेरी यूट्यूब पर भी बेसिक मैथ्स का कोर्स निकला हुआ है, अगर तुम्हारी जहां से मर्जी हो तुम वहां से करना, जिससे तुम समझ पाओ उससे कर लेना, ठीक है। अब काइनेमैटिक्स 1D एंड 2D, ये
चाहो तो तुम किसी भी मॉड्यूल से लगा सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूँ सिंपल सी, तो एलन के अंदर ये बहुत ही बेस्ट दे रखा है। एक ही बार में 200 के 200 क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, 1D 2D एक ही बार में सम्मिलित है। लेकिन अगर बिल्कुल तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आकाश के ऊपर जा सकते हो। उसके अंदर 1D अलग है, 2D अलग है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है, अलग अलग काट कर सिखाया गया है। और तब भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो SL अरोड़ा को फॉलो कर सकते हो। देन फिर तुम NLM पर जाओगे, NLM के बाद तुम किस पर जाओगे, सर्कुलर मोशन पर जाओगे। सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी एक्सपेक्ट आ जाता है। अब ब्लॉक नंबर 5 में जब तुम बेसिक मैथ्स वगैरह सब कुछ सीख गए प्रोफिशिएंटली, तुम वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कोलिजन और रोटेशन पर आ जाओगे। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात क्लियर। ये चैप्टर निपटाने के बाद तुम आ जाओ इसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन। इसको कर लिया तो ये अपने आप हो जाता है। किसी भी एक चैप्टर को कर लो तो दूसरा बड़ी आराम से समझ आ जाता है, तो इसमें कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है कि नहीं। अगला ब्लॉक देखो, कैपेसिटर को मैंने बिल्कुल अलग दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाल ही नहीं रखा कैपेसिटर, मैं उसका पार्ट भी नहीं मानता। कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों के दोनों सर्किट वाले टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, तो इसलिए इन दोनों को एक ही साथ रखा गया है कि भैया अगर तुम्हें मान लो कैपेसिटर से नोडल मेथड याद है तो तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगा लोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से याद है तो कैपेसिटर में लगा लोगे। स्विचिंग प्रॉब्लम भी तुम्हारी आराम से सॉल्व हो जाएगी, एक ही टाइप का माइंडसेट चलेगा और एक ही टाइप की चीजों को तुम टैकल कर पाओगे। मैग्नेटिज्म के अंदर पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म आ जाता है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। करंट कैरिंग कंडक्टर, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। हाँ, आपके पास कोई मॉड्यूल पड़ा है आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आकाश का जो मॉड्यूल होता है वो एनसीईआरटी मैप्ड मॉड्यूल रहता है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर ना हो तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करें, एक एक लाइन पढ़ ले, वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। क्लियर। लास्ट का जो ब्लॉक होता है 10वां ब्लॉक है, उसके अंदर EMI, AC और EM वेव हमारे पास हमने रख रखे हैं। ये इसलिए रख रखे हैं क्योंकि देखो अब तुम सब कुछ पढ़ ही चुके हो, है कि नहीं, तो EMI करना आसान होगा। क्योंकि अब ये होता है ना, इतना सारा कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा तो हम हल्का हल्का कुछ हमें मिले, ऐसा थोड़ी ना है कि यार एकदम से हमने शुरू करा बहुत ही हल्की हल्की चीज़ों को पढ़ने से, फिर हमने बीच में बहुत ही ज़्यादा पीक मारी, हम बहुत हार्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने टेपरिंग कर रखी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन के बाद बहुत ही इजी चैप्टर ले लिया, इजी चैप्टर ले लिया, फिर एक हार्ड चैप्टर ले लिया, यहाँ पर लेंदी और हार्ड चैप्टर ले लिया, और फिर हमने इजी चैप्टर ले लिया। तो यहाँ पर तुम्हें देखने को ही मिल रहा होगा कि इजी इजी इजी, इजी देन हार्ड, फिर इजी, फिर इजी देन हार्ड एंड देन इजी का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली यार मैं तो पढ़े ही जा रहा हूँ, यार मैं थक गया, या फिर यार ये चैप्टर हार्ड है वो चैप्टर मुश्किल है। सारा का सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इन द ड्यू टाइम। ये बात आपकी क्लियर है। तो ऐसे करके आपको अपनी जो प्रिपरेशन है रखनी है। अगेन मैंने हर एक चैप्टर के बारे में बता दिया है कि मैं हर एक चैप्टर को 3 दिन मानकर चल रहा हूँ। वैसे तो यूनिट्स एंड डायमेंशन जैसे चैप्टर में 3 दिन तो मैं दूंगा भी नहीं, शायद वो एक दिन में भी खत्म हो जाए, इतना खचड़ा चैप्टर है। लेकिन फिर भी वो आपके अपने ऊपर है कि आप, मैं तो बिल्कुल मैक्सिमम केस लेकर चल रहा हूँ कि भैया एक बच्चे का 3 महीने के अंदर सब कुछ खत्म, 3 महीने के अंदर सब कुछ खत्म। लेकिन आप उसे 2 महीने भी बना सकते हो और आराम से दबाकर मॉक टेस्ट देना, कम से कम 100 मॉक टेस्ट तक तो देकर ही रखना। जिस समय तुमने 100 मॉक टेस्ट देख लिए और उसके अंदर ये पता कर लिया कि तुम्हारे अपने मार्क्स कितने आ रहे थे, जैसे मान लो 100 मॉक टेस्ट मैंने दे लिए और मुझे पता चल रहा है कि यार मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं हर एक मॉक टेस्ट के अंदर वो 140 के आसपास फॉल कर रहे हैं, 130 के आसपास फॉल कर रहे हैं। नीट के अंदर इसमें प्लस 20-30 मार्क्स मानकर चल लेना, तो उसके हिसाब से तुम्हारे जो रेंज होगी वो मार्क्स की फॉल कर जाएगी। अगर तुम मान लो 120 ला रहे हो तो 140 प्लस लेकर आओगे नीट के अंदर, अगर 140 ला रहे हो तो भाई 160 से 170 फॉल कर जाओगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। तो बच्चों बस यही था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।